जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं डीई, ठीक है, जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं, वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 10 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लैश एडीसी और पैरेलल कंपैरेटर एडीसी। ठीक है, जो फ्लैश आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल कंपैरेटर एडीसी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में फ्लैश एडीसी आ जाता है या फिर पैरेलल कंपैरेटर एडीसी आ जाता है तो दोनों सेम बात है। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो आप इस तरह से कुछ लिखेंगे। पहले बेसिक इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो इस प्रकार के एडीसी की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो आपका जो फ्लैश एडीसी होता है उसका क्या होता है, स्पीड जो होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे क्या, इसमें सभी कंपैरेटर ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एनालॉग सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है ओपैम्प का, मतलब जो माइनस वाला टर्मिनल होता है, वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एनालॉग सिग्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे, सभी कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया जाता है। जो आपका कंपैरेटर होगा उसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वहाँ पे क्या देंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग क्या देंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज देंगे। ठीक है, आप पहले समझ जाइएगा कि जो माइनस है वो क्या है, आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और जो पॉजिटिव है आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो आपका कंपैरेटर का जो कंपैरेटर है, जो ओपैम है, उसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उस पर हम लोग एनालॉग सिग्नल अप्लाई करेंगे। ठीक है मतलब इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जो पॉजिटिव वाला है, इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एनालॉग सिग्नल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी फिगर से आपका क्लियर हो जाएगा कैसे। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, फ्लैश टाइप एडीसी का कन्वर्जन टाइम बहुत कम होता है तथा कंपैरेटर व पैरिटी एनकोडर की स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में और भी लिख सकते हैं आप, इसमें क्लॉक सिग्नल यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें टाइमिंग और सीक्वेंसिंग की नीड नहीं होती है। तो फ्लैश एडीसी में क्या हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्लॉक सिग्नल का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि टाइमिंग और सीक्वेंसिंग की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एनालॉग सिग्नल अप्लाई करते ही कन्वर्जन हो जाता है। जैसे ही एनालॉग सिग्नल चेंज होती है कंपैरेटर की आउटपुट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पैरिटी एनकोडर से प्राप्त डिजिटल आउटपुट भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कन्वर्जन टाइम केवल कंपैरेटर व पैरिटी इनकोडर के डिस्प्ले टाइम पर डिपेंड करती है। तो कन्वर्जन जो टाइम लगेगा, मतलब कन्वर्ट होने में कितना समय लग रहा है, किस पे डिपेंड करता है, तो जो आपका डिस्प्ले टाइम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका एक दोष भी है, क्या है कि कॉम्प्लेक्स होता है हार्डवेयर। ठीक है, इसका जटिल हार्डवेयर होता है, इसका जो हार्डवेयर होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, एन टाइम एन बिट फ्लैश कन्वर्टर कंपैरेटर की संख्या 2 n-1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, वीटी जब होगा, वीटी मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होगा कम होगा, जो एनालॉग वोल्टेज है, तो क्या होगा, आउटपुट हाई होगी। ठीक है, जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा होगा एनालॉग वोल्टेज से, तो क्या होगा, आउटपुट लो होगी। आउटपुट लो होने का मतलब जीरो होगा, आउटपुट हाई होने का मतलब 1 होगा। ठीक है, चलिए आप इस तरह से इसका फिगर भी बना सकते हैं 3 बिट फ्लैश टाइप कन्वर्टर का।
आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पैरिटी एनकोडर होगा, ठीक है एक। और यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ये आपका एमएसबी है, आपका एलएसबी। और यहाँ पे हम लोग को डिजिटली आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितने कंपरेटर लगे हुए हैं, एक कंपरेटर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात आपके कंपरेटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है, इस पर हम लोग क्या देंगे, एनालॉग सिग्नल देंगे, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव वाला है वो क्या है, आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमेशा हम लोग क्या देंगे, एनालॉग सिग्नल देंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा। यहाँ पे इस सर्किट में हम लोग जो आपका पॉजिटिव वाला होगा, ओपैम्प का कंपरेटर सर्किट का जो पॉजिटिव होगा, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, उस पर हमेशा एनालॉग सिग्नल देंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप, थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका यहाँ पे है वीटी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस तरह से आपका रेजिस्टेंस है। और इनके बीच का वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, 7 वोल्ट है, फिर आपका 6 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। फिर आपका यहाँ पे नीचे आपका ग्राउंडेड है, ठीक है। इस तरह से आप इसका फिगर भी बना सकते हैं, देख लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका एक ट्रूथ टेबल भी होता है, आप देख लीजिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक रहेगा। जब 0 0 यहाँ पे देंगे तो A B C तीनों जीरो प्राप्त होगा। और जब यहाँ पे C को हम लोग हाई करेंगे, बाकी से उस सभी को लो करेंगे, तो यहाँ पे जो A होगा वो हाई होगा, बाकी B और C क्या होगा, लो होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे कंपरेटर का आउटपुट ये है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो जो सी में है, मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, कंपरेटर के आउटपुट हैं, कंपरेटर का जो आउटपुट है। और यहाँ पे ABC क्या है, आपका डिजिटल आउटपुट है, जो डिजिटल मो को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल भी आप बनाएंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है फ्लैश ADC के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे पहले बेसिक, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके फिगर से, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SAC, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार के ADC में एक कंट्रोल लॉजिक रजिस्टर की कंटेंट्स को लगातार मॉडिफाई करता है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर जो होगा यहाँ पे G वाला होगा, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम क्या करते हैं, एनालॉग वोल्टेज ADC पर अप्लाई करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्टर है उस पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या करता है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सभी बिट्स को क्लियर किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अब कंट्रोल लॉजिक सर्वप्रथम केवल MSB को हाई करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस डिजिटल नंबर को DAC द्वारा एनालॉग में कन्वर्ट करके कंपरेटर द्वारा VX तथा VA की तुलना की जाती है, ठीक है। अगर क्या होता है कि जब VA बड़ा होता है VAX से, तो यहाँ पे जो MSB है वो सेट हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है, हाई हो जाती है। अगर यहीं पे जो एनालॉग वोल्टेज है वो ज़्यादा है, VA जो है वो कम है VAX से, तो क्या होगा, MSB क्या हो जाती है, लो हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं आप क्या लिखेंगे। अब कंट्रोल अगली लोअर बिट को हाई करता है, उसके बाद पुनः VA तथा VX की तुलना करता है जो कंपरेटर होता है, पुनः उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार कंट्रोल लॉजिक बिट बाय बिट रजिस्टर के कंटेंट्स को मॉडिफाई करता रहता है, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे तो इसका एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो ADC है उसका एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है। आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले स्टार्ट, फिर आपका रीसेट ऑल बीट, फिर आपका होगा स्टार्ट फ्रॉम MSB, फिर आपका यहाँ पे होगा सेट बीट 1,
फिर आपका वी एक्स होगा, वी एक्स बड़ा होगा वी ए से, तो अगर बड़ा होगा यस होगा तो रीसेट बिट बैक टू जीरो हो जाएगा। अगर इस तरह से नो होगा तो आगे जाएगा हैव ऑल बिट बीन चेक्ड। अगर यहाँ पे भी एस होगा तो यहाँ पे आगे जाएगा कन्वर्जन इनकम्प्लीट रिजल्ट इन द रजिस्टर। अगर आपका यहीं पे ऑल बिट वी चेक नहीं हो पाएगा तो फिर चला जाएगा गो टू नेक्स्ट लोअर बिट, तो यहाँ से चला जाएगा फिर से यहाँ पे सेट बिट के पास। ठीक है, तो इसका क्या है फ्लो चार्ट है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा। इसका जो ब्लॉक है अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग इसका मतलब होता है। जब फ्लो चार्ट आप पढ़ेंगे गहराई में, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। अगर इस तरह का साइन है तब क्या मतलब होता है, अगर इस तरह का साइन है तब क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका एक अलग ही पर्टिकुलर इसका मतलब होता है। अगर आपका अप्रॉक्सीमेशन जो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडीसी आ जाता है तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना के आप समझाएंगे। ठीक है, चलिए यही है आपका इसका सर्किट डायग्राम जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ये आपका उपायम है, ये आपका जो कंपरेटर सर्किट है यही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लॉजिक कंट्रोल है कि या फिर कंट्रोल लॉजिक है, यहाँ से हम लोग क्लॉक देंगे। अगर स्टार्ट करना है सिग्नल को आगे भेजना है तो स्टार्ट पल्स देंगे। ठीक है, एंड ऑफ कन्वर्जन यहीं से होगा। फिर यहाँ पे आपका कंट्रोल रजिस्टर लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे डीएसी लगा हुआ है, डीएसी से फिर आपका डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होगा, एनालॉग सिग्नल को फिर से जाएगा कहाँ पे कंपरेटर में। इस तरह से होता है आपका। और यहाँ पे देखेंगे कि जो डिजिटल आउटपुट हम लोगों को प्राप्त होगा यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट हम लोगों को प्राप्त होगा, यही आपका डायग्राम किसका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडीसी का। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं डीएसी का एप्लीकेशन। डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्टर्स होते हैं उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो डीएसी उन एप्लीकेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं जहां डिजिटल सर्किट के आउटपुट को किसी एनालॉग सर्किट को ड्राइव करने हेतु एनालॉग वोल्टेज या फिर एनालॉग करंट प्रदान करनी होती है। ठीक है, तो डीएसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी करते हैं। जहाँ पे हम लोग को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना होता है वहाँ पे हम लोग करते हैं इसका यूज़। ठीक है, चलिए इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल क्या करेगा, कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल आउटपुट को डीएसी द्वारा एनालॉग कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करके किसी मोटर की स्पीड, किसी फर्नेस का ताप या किसी भी फिजिकल वेरिएबल को कंट्रोल करता है, आपका जो कंट्रोल यूनिट होगा। ठीक है, चलिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग में भी इसका यूज होगा, जो आपका एडीसी है। ठीक है, या फिर डीएसी है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसका यूज़ कहाँ पे होगा आपका ऑटोमेटिक टेस्टिंग में होगा। तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग में कैसे इसका यूज होगा, किसी एनालॉग सर्किट को टेस्ट करने हेतु आपके कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को डीएसी द्वारा एनालॉग में कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल को अप्लाई कर दिया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फिर आपका सिग्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है। तो कई एप्लीकेशन में एनालॉग सिग्नल को डीएसी द्वारा डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो सिग्नल की डिजिटाइजिंग व रिकॉन्स्ट्रक्शन को डिजिटल स्टोरेज, ऑक्सिलोस्कोप, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क सिस्टम, डिजिटल ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला इसका यूज जो होता है वो आपको पता ही है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में भी आपका यूज होता है, किसका डीएसी का यूज होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का। ठीक है, तो ये सारा इसका एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीएसी का स्पेसिफिकेशन। डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्टर है उसका हम लोग देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आजकल डीएसी के अनेकों आईसी पैकेज मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बहुत सारे ऐसे एडीसी के अनेक पैकेज हैं जो आईसीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए तो आप सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग डाल के रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, किसी डीएसी की
रिवोल्यूशन उसके एनालॉग आउटपुट में होने वाली वह स्मॉलेस्ट चेंज है जो डिजिटल इनपुट चेंज होने पर चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर अगर आपका डिजिटल इनपुट में हम लोग थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो डिजिटल जो आपका एनालॉग आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा। यही आपका रिवोल्यूशन होता है। इसका एक फिगर है, आप इसको बनाइएगा एग्जाम में अगर आपका आ जाता है डीएसी का स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए, तो रिवोल्यूशन में आपका ये फिगर बनेगा। इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये क्या, इनपुट रिसाइकल टू जीरो। आप यहाँ पे देखेंगे सीढ़ी नुमा बना हुआ है। ठीक है, यही जो स्टेप है, जो आपका एक स्टेप है, यही आपका क्या है, रिवोल्यूशन है। ठीक है, कितना स्मॉलेस्ट चेंजेज हो रहा है इनपुट में, जिसके कारण से जो आउटपुट में है वो चेंजेज हो रहा है, स्मॉलेस्ट चेंजेज हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस फिगर का आप लोग ज़रूर बनाइएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आता है डीएसी स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, लिखने के लिए। चलिए अगला पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज रिवोल्यूशन। इसका एक फार्मूला है, आप पी आर इक्वल टू स्टेप साइज अपॉन फुल स्केल, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे करेंगे आप, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो इसको आप भी लिखेंगे। ठीक है, पी आर जो है परसेंटेज रिवोल्यूशन जो है इक्वल टू है आपका स्टेप साइज इंटू 100 अपॉन फुल स्केल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका रहेगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी फुल स्केल एरर के रूप में व्यक्त की जाती है। एक्यूरेसी कितना है आपका जो आउटपुट आपका जो आउटपुट मिल रहा है उसमें कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका सबसे जो लास्ट आता है वो क्या है आपका, आर इंटू टू आर लैडर नेटवर्क। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आता है, हमेशा पूछा जाता है आर टू आर लैडर टाइप डीएसी के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका बेसिक लिखेंगे, बाइनरी वेटेड रेजिस्टेंस की समस्या से मुक्ति पाने की मेथड लैडर नेटवर्क है, जिससे केवल दो मानों के रेजिस्टेंस प्रयोग किए जाते हैं, आर और टू आर। ठीक है, इसमें दो ही वैल्यू के रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं, आर और टू आर। इस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग या फिर रजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, बिट्स की संख्या अधिक होने पर भी लैडर नेटवर्क बाइनरी वेटेड सर्किट की तुलना में अधिक एक्यूरेसी करंट को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर टू आर के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसके कारण से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी नोड के राइट से लैडर नेटवर्क को देखने पर तुल्य जो रेजिस्टेंस होगा टू आर दिखाई देता है, जबकि किसी भी नोड के राइट से लैडर नेटवर्क को देखने पर रेजिस्टेंस आर दिखाई देता है। ठीक है, इसका सर्किट देखेंगे आप तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यही आपका जो आर टू आर जो लैडर आपका, ठीक है, जो आपका लैडर टाइप जो डीएसी है आर टू आर, ठीक है, उसका जो सर्किट डायग्राम है यही है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, जो आर टू आर लैडर टाइप डीएसी है उसका डायग्राम आप यही बनाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, ओपैम है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव वाला साइड है आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। माइनस वाला क्या है आपका, इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इसको हम लोग कर दिए हैं एक रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंडेड। ठीक है, यहाँ से फीडबैक किया गया है, इसको आउटपुट में मिलाया गया है। तो यहाँ पे जो आर एफ है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू टू आर है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, और इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस पे यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका लैडर नेटवर्क है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ये जो है आपका, यही आपका क्या है, लैडर नेटवर्क है। ठीक है, तो लैडर टाइप डीएसी पढ़ रहे हैं इसलिए लैडर नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे टू आर, फिर आपका टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर, फिर ठीक है, और यहाँ पे आर 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 रेजिस्टेंस। तो मैंने पहले ही बताया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इस तरह के जो डीएसी है उसमें हम लोग आर और टू आर की वैल्यू का रेजिस्टेंस जो होता है इसी का सिर्फ यूज़ करते हैं।
आपको जहाँ भी इसमें दिखाई देगा R दिखाएगा या फिर 2R दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कंडीशन आता है कि कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे काम करता है। जब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि VA कौन सा है, VB कौन सा है, VC कौन सा है, VD कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे VA होगा, यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे VB होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे VC होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे VD होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या होगा, VD 1 होगा। यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हाई दे रहे हैं इनपुट, बाकी तीनों जो है लो रहेगा, तब क्या हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नोड 3 है उस पर जो वोल्टेज मिलेगा V3 इक्वल टू हो जाएगा VD ब्रैकेट में R/R+2R, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा आपका VD/3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे R जो है और अपान 3R हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा तो 3 नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो V3 है इस इक्वल टू हो जाएगा VD/V3 के, ठीक है। देन आपका जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा V0 इक्वल टू हो जाएगा VD/3 1 + 2R/R। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका V0 या फिर V0 इक्वल टू VD मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में जब आपका VD जो होगा 1 होगा और VA VB VC जो 0 होगा, तो आपका क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा इक्वल टू होगा जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं D साइड में, ठीक है, वो वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा इसके। यहीं पे हम लोग देखते हैं अगर दूसरा कंडीशन, जब हम लोग VC को 1 करते हैं, हाई करते हैं, बाकी तीनों को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो नोड 3 पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा V3 इक्वल टू हो जाएगा VC/6, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, V6/6 ही होगा, ठीक है। देन आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वहाँ से V0 इक्वल टू हो जाएगा VC/6 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका R+2R/R। यहाँ से जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या आपका V0 इक्वल टू VC/2, क्योंकि यहाँ पे आपका 3R हो जाएगा, अपान हो जाएगा R कैंसिल हो जाएगा, 6 से आपका जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा नीचे, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा कब, जब VC जो है उसको 1 दिया गया है, ठीक है। चलिए तीसरा कंडीशन आपका आता है, जब VB को हम लोग 1 देते हैं, बाकी तीनों को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तब नोड 3 पर जो वोल्टेज होता है V3 इक्वल टू हो जाता है VB/12, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही होगा। देन आउटपुट जो वोल्टेज होगा यहाँ पे V0 इक्वल टू हो जाएगा VB/12 ब्रैकेट में 1 + 2R/R हो जाएगा। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं। अगले कंडीशन में क्या होगा, आपका VA जो है वो 1 रहेगा। अगर इसको हाई करते हैं, VA जो है उसको हाई कर देते हैं, बाकी तीनों के क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, 0 कर देते हैं। फिर जो नोड 3 पर वोल्टेज होगा V3 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, VB/24 वोल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम लोग जब इक्वेशन में रखेंगे तो V0 इक्वल टू हो जाएगा VB/12 ब्रैकेट में 1 + 2R/R। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तब कितना हो जाएगा, V0 इक्वल टू हो जाएगा आपका VB/8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल जब हम लोग आउटपुट निकालेंगे, टोटल आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, V0 इक्वल टू VD + VC/2 + VB/4 + VA/8। इस तरह से आपके वोल्टेज आएंगे। यही आपका मेन फार्मूला है आपका, जो आपका R2R लैडर टाइप DAC है उसका, ठीक है। इससे आपको क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि सर्किट की आउटपुट पर इनपुट बाइनरी डिजिट का वेटेड सम प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से डिजिटल को जो होगा वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो सिग्नल दे रहे थे VA और VB VC, इस तरह से इस पर जो सिग्नल दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, हम लोग वहाँ पे 1 दे रहे थे या फिर 0 दे रहे थे, ठीक है। हाई और लो के फॉर्म में हम लोग इनपुट दे रहे थे, और यहाँ पे जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, एनालॉग के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन तो इस तरह से आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन R2R लैडर टाइप जो आपका DAC है, इसके बारे में लिखने के लिए तो सबसे पहले आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे जिस तरह से मैंने बताया है।
फिर आपका इस सर्किट डायग्राम को आप बनाएंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 और कंडीशन 4 में टोटल इसका वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे और लिख देंगे कि हम लोग जिस तरह से इनपुट देंगे उसी हिसाब से हम लोग को आउटपुट मिलेगा लॉग फॉर्म में। ठीक है, यही है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आपका पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।